अफसार्स क्लासरूम में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे प्रिस्क्रिप्शन क्रैकिंग के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम जानते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं और बिल्कुल प्रॉपर एंड क्लियर प्रिस्क्रिप्शन हमेशा पेशेंट के लिए हेल्पफुल रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हमारी सोसाइटी में जिस तरह की प्रिस्क्रिप्शन नज़र आती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला डॉक्टर कितना पढ़ा लिखा हो सकता है। हालांकि मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि एक डॉक्टर जिसने MBBS किया और 5 साल बड़ी मेहनत से अपनी एक डिग्री हासिल की, उसकी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब क्यों है। मुझे इसका जवाब ढूंढने में काफ़ी वक्त लगा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बेसिकली इसका ताल्लुक तालीम से नहीं बल्कि हमारे माशरे की तरबियत से है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्रैकिंग और प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग के हवाले से कुछ चीज़ों को सीख सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस सीरीज़ की मज़ीद वीडियोज़ बेहतर तरीके से मिल सके। इस प्रिस्क्रिप्शन को देखने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। कोशिश कीजिए कि इस प्रिस्क्रिप्शन में मौजूद मेडिसिन्स को आप आइडेंटिफाई कर सकें और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम वीडियो में आपको इस तरह से गाइड करेंगे कि एट लास्ट आप इस प्रिस्क्रिप्शन को अनसॉल्व कर लेंगे। प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से एक और बात हमारे जहन में आती है कि आम तौर पे ये प्रिस्क्रिप्शन जिसमें हमें कीड़े मकोड़े या लाइनों के अलावा कुछ समझ नहीं आता, उन प्रिस्क्रिप्शंस को हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर या कम्युनिटी फार्मेसी पर मौजूद वो छोटे बच्चे जिन्होंने शायद मैट्रिक भी नहीं किया होता बहुत ईजीली पढ़ भी लेते हैं और हमें डिस्पेंस भी कर देते हैं। कभी कभी एक फार्मासिस्ट के जहन में ये बात ज़रूर आती होगी कि कहीं हमारी फार्मेसी की स्टडी में कोई कोताही तो नहीं कि ये बच्चा अगर इस प्रिस्क्रिप्शन को क्रैक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ मेडिसिन्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद वापस चलेंगे हमारी पहली प्रिस्क्रिप्शन पर और फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि प्रिस्क्रिप्शन की क्रैकिंग में अनपढ़ लोग, लेकिन वो जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन फार्मासिस्ट के जिन्होंने पूरे 5 साल अपनी यूनिवर्सिटी में क्लास में टॉप किया होता है बट उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन क्रैकिंग एक प्रॉब्लम होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी पहली ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन में सिप्रोक्सिन 500। सिप्रोक्सिन 500 बेसिकली बायर्स फार्मास्यूटिकल का एक ब्रांड है जिसमें आप जानते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये मीटू है। मीटू वो ड्रग्स होती हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ उसको बनाती हैं। इसका एक नाम ये सिप्रोक्सिन 500 या 250 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद द ब्रांड नेम ऑफ साइसिन। साइसिन भी उसी तरीके से 250 और 500 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इट ऑल्सो कंटेन्स द सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ये बेसिकली हाईक्यू फार्मास्यूटिकल की एक ब्रांड है। इसके अलावा इसका एक और नाम साइरोसिन भी है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये भी सिप्रोक्सिन HCl है जो कि हाई नोन फार्मास्यूटिकल का एक ब्रांड है। देन मूविंग फॉरवर्ड द एक्सिन। एक्सिन भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही है जो कि सेंडोज फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक ब्रांड है। ठीक, आगे चलते हैं। एक और नाम हमारे सामने आता है जो कि सिप्लॉक्स है। सिप्लॉक्स बेसिकली सिप्ला फार्मा से है, इसमें भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही है। एज अ फार्मासिस्ट ये बात हम सब जानते हैं कि एक जेनरिक के बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकते हैं और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें वो ब्रांड नेम्स पता हो जो बहुत ज़्यादा कॉमन है या हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इस वीडियो में आपसे वो तमाम ब्रांड नेम्स शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ज़्यादा कॉमन हैं और रैंडमली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसके अलावा नोविडेट। नोविडेट सामी का एक ब्रांड है, ये भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन HCl ही है। और नोविडेट के बारे में मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो डॉक्टर्स जो ज़रा कॉस्टली या महंगे या अच्छे इलाकों में आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में नोविडेट को प्रेफर करते हैं। आगे चलते हैं। एक और जेनरिक हमारे पास एल्प्राजोलाम है। एल्प्राजोलाम आप सब जानते हैं, कॉमनली हम लोगों में ये मशहूर है कि ये आमतौर पे नींद की गोली है और लोग सोने के लिए, सुकून के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्प्राजोलाम का एक ब्रांड एल्प के नाम से मौजूद है जो कि हिल्टन फार्मा का है। इसके अलावा जेनेक्स के नाम से भी एल्प्राजोलाम अवेलेबल है जो कि फाइजर का ब्रांड है। आप जानते हैं कि एल्प्राजोलाम भी मुख्तलिफ तरह के mg स्ट्रेंथ में आती है जिसकी सबसे कॉमन स्ट्रेंथ 0.5 mg होती है। एल्प एंड जेनेक्स के बाद इसका एक और ब्रांड जो कि स्काई लाइफ फार्मा का है जिसका नाम प्राज है, PRAZ प्राज। प्राज इज ऑल्सो एल्प्राजोलाम 0.5 mg। ये इंपॉर्टेंट वो ब्रांड्स हैं जो ऑलमोस्ट एल्प्राजोलाम के यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा एक और ब्रांड जो मार्टिन डाउ कंपनी का है वो एजोलाम
के नाम से मशहूर है। एजोलाम 0.5 mg टैबलेट ऑल्सो कंटेन एल्प्राजोलाम। यहाँ ये बात मेंशन करता चलूँ कि एल्प्राजोलाम बेसिकली कंट्रोल्ड ड्रग में आती है और इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं दे सकते, और अगर प्रिस्क्रिप्शन हो पेशेंट के बाद तो उस पर भी आपको प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर इवैल्यूएट करना है। बिकॉज एक अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, सो हम आम तौर पे जब हॉस्पिटल फार्मेसी में या कम्युनिटी फार्मेसी में होते हैं, खास तौर पे ऐसी जगह जहां पर आप आउट पेशेंट डील कर रहे होते हैं, तो वहां अक्सर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एल्प्राजोलाम का मिसयूज़ करने वाले लोग अक्सर कहीं ना कहीं से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ जाते हैं और आपसे एल्प्राजोलाम मांग रहे होते हैं। सो उनको एल्प्राजोलाम आपने नहीं देनी है, बिकॉज एज अ फार्मासिस्ट ये भी आपकी ड्यूटी है कि आप मेडिसिन का मिसयूज़ रोकें। सो वो हम बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया है उसको प्रॉपरली वो एल्प्राजोलाम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है और उसको किसी वजह से चाहिए या जस्ट वो उसके मिसयूज़ करने के लिए। आज की वीडियो हमारी ट्रूली आपके प्रिस्क्रिप्शन क्रैकिंग पर है। सो आगे चलते हैं, एक और ब्रांड आपसे डिस्कस करता हूं विद अ जेनरिक, जो कि क्या है आपका लोसार्टेन पोटेशियम। लोसार्टेन पोटेशियम इजी डे के नाम से बेसिकली वैरिक फार्मा का अवेलेबल है। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। आप जानते हैं लोसार्टेन बेसिकली एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स होती हैं। इसका 100 mg और 50 mg में ड्रग अवेलेबल है इजी डे के नाम से वैरिक फार्मा का। इसके अलावा एक और बैरेट हक्सन फार्मा का भी इसका अवेलेबल ब्रांड दैट इज सर्टान। सर्टान के नाम से 50 mg की टैबलेट लोसार्टेन पोटेशियम में अवेलेबल है, जो इजीली आपके यहाँ पर मिल भी जाती है और प्रिस्क्राइब की जाती है। एक और बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला ब्रांड लोसार्टेन पोटेशियम का ही क्यूसार्टेन है। क्यूसार्टेन 25 mg एंड 50 mg और इस तरीके से अवेलेबल है स्ट्रेंथ में। ये बेसिकली हाई क्यू फार्मा का है। ठीक, सो आज हमने टोटल वीडियो में आपके साथ 3 मुख्तलिफ तरह के जेनरिक डिस्कस किए हैं। अब वापस चलते हैं हमारी इस प्रिस्क्रिप्शन पे, जिसको आप देख रहे हैं, जो हमने इनिशियली आपको दिखाई थी। अगर आप पढ़ सकें सो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है, बिकॉज राइटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। सो अगर इसको गौर से पढ़ा जाए, सो ऊपर इनिशियली जो 2 लाइंस प्रिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं वो इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट है। टैबलेट्स सिर्फ 3 इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, जिसको अगर आप पहले देख सकें तो दैट इज टैबलेट एल्प, जो कि बिल्कुल क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। और मैंने प्रिस्क्रिप्शन इसीलिए कुछ ईजी सेलेक्ट किया बिकॉज ये हमारी पहली वीडियो है, आगे जाके हम प्रिस्क्रिप्शन और थोड़ा मुश्किल कर देंगे। सो एल्प 0.5। अब आप देख सकते हैं पहल जब आपने वीडियो देखी होगी तो ये 0.5 मुझे नहीं लगता कि सबको समझ में आया होगा, लेकिन अब एल्प के साथ 0.5 आपको सबको लग रहा होगा कि हाँ ये 0.5 ही लिखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से अब मैं डायरेक्ट पहले टैबलेट नंबर 3 पे आ जाता हूं, जो बहुत क्लियर लिखी हुई है सिप्रोक्सिन। सिप्रोक्सिन भी हमने डिस्कस की सिप्रोफ्लॉक्सासिन में। अब सिप्रोक्सिन कौन सी स्ट्रेंथ है, तो ये स्ट्रेंथ है 500। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि स्ट्रेंथ किस तरीके से लिखी हुई है, तो मेरा ख्याल है जब इनिशियली आपने देखी थी या वो लोग जिनको पता नहीं था कि सिप्रोक्सिन 250 और 500 में ही आती है, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये स्ट्रेंथ क्या है, बट ये क्लियरली 500 स्ट्रेंथ लिखी हुई है। ठीक, इसके अलावा अब अगर हम टैबलेट नंबर 2 पर चलें तो दैट इज इजी डे। वो इजी डे जो लोसार्टेन पोटेशियम मैंने डिस्कस किया था, अब अगर आप लोग इसके नाम को देख सकें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कुछ इजी डे लग रहा है। ठीक, सो अब आपको जो है वो आपके जहन में एक तस्वीर बन रही है। आप सबको ये बातें बताने की वजह ये है कि आपको ये समझा सकूं कि प्रिस्क्रिप्शन क्रैकिंग का ताल्लुक आपकी एजुकेशन से नहीं है, बल्कि प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी प्रैक्टिस से है। जितने ज़्यादा मेडिसिन के नाम आपको, जो ब्रांड नेम है आपको पता होंगे या आपको ये पता होगा कि वो किस किस स्ट्रेंथ में आते हैं, उतनी ही ज़्यादा आसानी से आप लोग प्रिस्क्रिप्शन को क्रैक कर सकेंगे। इससे पहले अगर आपको इजी डे का नाम नहीं पता था तो आपके लिए इम्पॉसिबल था कि आप अपने जहन में एक खाका तैयार कर सकते कि मिडिल वाली जो टैबलेट है उसका नाम क्या है। या वो लोग जिनको एल्प के बारे में नहीं पता, तो वो एल्प अगर उनको नहीं पता था तो वो एक खाका नहीं बना सकते। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि एक आसान तरीका या वो तरीका, वो टेक्निक जो आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हुए उनकी स्टडी के लिए, सो आप ये हमेशा याद रखें कि डॉक्टर जब भी चीज़ को लिख रहा होता है तो उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा और आखिरी अल्फ़ाबेट जो होगा वो ऑलमोस्ट क्लियर होंगे। ठीक, बिकॉज ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में हैंड राइटिंग में भी ऐसा ही है कि हम जब वर्ड शुरू करते हैं तो पहला लेटर प्रॉपर होता है और फिर बीच में भले आपका हाथ कैसे भी हो बट लास्ट वर्ड आप प्रॉपर बनाते हैं। सो एक प्रिस्क्रिप्शन क्रैकिंग के लिए इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है कि
चेक करने वाला ये देखता है कि पहला लफ्ज़ क्या है और आखिरी लफ्ज़ क्या है, और फिर उन दोनों को मिला के उसके जहन में जो नाम आ रहा होता है वो उससे अपने प्रिस्क्रिप्शन को इवेल्युएट करता है। और फिर तीसरी एडिशनल चीज़ वेरीफाई कैसे करता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं एल्प ही ले लूँ, तो अगर मुझे इसका पता हो कि ए बिल्कुल क्लियर है और पी बिल्कुल क्लियर है, और मुझे जहन में ख्याल आता है हाँ एक टैबलेट है जिसका नाम एल्प है, सो एल्प मेरे जहन में आ गया। अब मैं उसकी स्ट्रेंथ की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ हाँ एल्प 0.5 में अवेलेबल होती है, ठीक है, दैट्स इट। सो हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि यही मेडिसिन है, और इसी तरीके का रूल तमाम मेडिसिन पर एप्लीकेबल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोशिश की है कि कुछ ईजी तरीके से आपको प्रिस्क्रिप्शन क्रैकिंग के बारे में बता सकूँ। इस सीरीज़ की और वीडियोज़ हासिल करने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें। इससे और कुछ नहीं होता लेकिन हमारा हौसला ज़रूर बढ़ता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।